सीएम गहलोत और पायलट में हुई दोस्ती। आलाकमान ने की घंटों मीटिंग। अब थम जाएगा दोनों के बीच विवाद। आने वाले महीनों में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता वापसी की उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन पार्टी की उम्मीदों पर सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद। हालांकि दोनों के बीच विवाद कई बार शांत कराने की कोशिश भी आलाकमान की ओर से की गई, लेकिन नतीजा शून्य ही निकला। अब जब विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान ने दोनों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया है। हालांकि पार्टी की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि दोनों में सहमति बन गई है और दोनों चुनाव में पार्टी के लिए ही काम करेंगे। दरअसल खबरों की माने तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट से सोमवार को करीब 4 घंटे की मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद जब सभी नेता बाहर आए और मीडिया से मुखातिब हुए तो सिर्फ केसी वेणुगोपाल ने ही पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से सवाल पूछे, लेकिन दोनों चुप रहे और सिर्फ मुस्कुराते रहे। हालांकि दोनों के बीच किस बात को लेकर समझौता हुआ है, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा जरूर माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच हुई सुलह से राजस्थान के पार्टी कार्यकर्ताओं में एक बार फिर नई उम्मीद जरूर जगी है। हालांकि इन दोनों के बीच हुआ समझौता कितने दिनों तक ठीक रहता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी लगभग 8 बार दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की जा चुकी है। हालांकि पार्टी का कहना है कि इस बार का फॉर्मूला बहुत हटकर है और उम्मीद है कि अब दोनों बड़े नेताओं के बीच सब कुछ ठीक है। बता दें कि साल 2020 की जून में सचिन पायलट ने पहली बार बागी रुख अख्तियार किया था। उस वक्त बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी और पायलट को राज्य की डेप्यूटी सीएम और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की मध्यस्थता के बाद पायलट माने थे। इसके बाद साल 2022 में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होने थे, उस रेस में अशोक गहलोत का नाम था। तब ये माना जा रहा था कि हाईकमान सचिन पायलट को राज्य का सीएम नियुक्त कर सकता था। हालांकि तब भी ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद से ही पूर्व डेप्यूटी सीएम के खिलाफ मुखर हो गए थे। हालांकि इस बैठक को कांग्रेस की ओर से राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच के विवाद को सुलझाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों का कहना है कि खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में गहलोत और पायलट के बीच सुलह के किसी फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। देश में विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेहनत रंग लाने लगी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए संयुक्त रणनीति पर मंथन करने और निर्णय लेने के लिए विपक्षी दलों की 12 जून को पटना में बैठक हो रही है, जिसमें 18 से ज्यादा दलों के नेताओं के शिरकत करने की बात कही जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार बार बार ये कहते आए हैं कि वे पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को जरूर हराना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इससे भारतीय जनता पार्टी अब पूर्ण रूप से घबरा चुकी है, डरी हुई है, सहमी हुई है। उनको यह अंदेशा नहीं था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी पार्टियां की गुलबंदी देश के अंदर हो रही है। और आप देख लीजिएगा, जब हमारी सारे सरकारों से बात हो रही है, विभिन्न राज्यों में बात हो रही है, जब हम लोग एक तरह से गुलबंद होंगे, बिहार के अंदर मीटिंग होगी, तो बिहार देश की सरकार को परिवर्तन का एक सूत्रधार होगा। ये भ्रष्टाचारियों की एकता है और तमाम भ्रष्टाचारी देश की एकता अखंडता के प्रति गंभीर नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से आज भाजपा के राष्ट्रवाद पर चोट कर रहे हैं। आज भारत के तमाम उन माँ भारती के संतानों का जिसका मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री कठिन मेहनत संघर्ष त्याग बलिदान के बदौलत
राष्ट्र को विश्व के धरातल पर गौरवान्वित कर रहे हैं, उससे घबराए हुए इनकी दुकान बंद होने के डर से, इनके भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाए हुए लोग अपनी संपत्ति और जेल जाने से बचने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र की धरती बिहार को अपवित्र कर रहे हैं। विपक्षी एकता की बैठक स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी वॉइस ऑफ अपोजिशन हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में यह बैठक आहूत की गई है और यह बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना होगा। दिल्ली में ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों के साथ रविवार को जो कुछ हुआ, उसके बाद से युवा पहलवानों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। पहलवानों को डर है कि जब ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों के साथ ऐसी घटना हो सकती है तो उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। युवा पहलवानों ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें दुख है कि सरकार किस तरह से पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। एक युवा पहलवान ने कहा कि दिल्ली पुलिस को पहलवानों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहलवान किसी के साथ मारपीट और जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों पर जो मामला दर्ज किया है वह बिल्कुल गलत है। पहलवानों को जबरदस्ती घसीटकर बसों में डाला गया। जो लोग भी पहलवानों के समर्थन में जा रहे थे उन्हें भी डिटेन किया गया। युवा पहलवानों के अलावा अब उनके परिवार को भी अपने बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। एक महिला कोच ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहलवान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए महिला खिलाड़ियों को घसीटा और डिटेन भी किया गया। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है, जिसमें आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच हाल ही में उनके कपड़े की रिपोर्ट आ गई है। आकांक्षा के अंडरगारमेंट्स में सीमेंट मिले हैं। ऐसे में शक के आधार पर अब भोजपुरी गायक समर सिंह समेत 4 आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। आकांक्षा दुबे के परिवार की तरफ से केस लड़ रहे वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि हम लोगों ने कोर्ट में रेप के बाद हत्या की आशंका जताई थी। अब कपड़ों की रिपोर्ट आने के बाद शक गहरा गया है। इस पूरे मामले में फर्स्ट डे से जो हम लोगों का कहना था वही धीरे धीरे साबित होता चला जा रहा है। हम लोगों ने इस बात की आशंका एकदम सभी बड़े अधिकारियों से व्यक्त की थी कि मरने से पहले उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई है। उसके बाद उसका रोते हुए बहुत प्रेशर में लेके उसका वीडियो बनाया गया है। उसका वीडियो वायरल किया गया है इंस्टाग्राम पे। उसके बाद फिर संदीप सिंह के वहां से निकलते हुए वीडियो वायरल किया गया है। बहुत प्लान्ड तरीके से ये सारा अपराध कारित किया गया है। आज या कल से ही ये न्यूज लगातार चल रही है कि जो उनके आकांक्षा के कपड़ों की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कोई सीरम पाया गया है जिसकी डीएनए जांच के लिए पुलिस के लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया और शायद डीएनए जांच करा भी लिया है। लेकिन इस मामले में पुलिस की गोपनीयता अत्यंत संदेहास्पद है, क्योंकि वादी मुकदमा और पुलिस के बीच में हम लोग सामान्य भाषा में ये कहते हैं कि चोली दामन का साथ होता है। दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करके चलते हैं। लेकिन इस मामले में जिस प्रकार की गोपनीयता पुलिस के द्वारा वादी पक्ष से बरती जा रही है, वह निश्चित रूप से संदेह पैदा करने वाली है। घटना के समय से ही, इवन अगले दिन से ही आकांक्षा की मां लगातार कह रही है मेरी बेटी के साथ मिसहैपनिंग हुई है और उसकी हत्या की गई है, परंतु उनका बयान आज तक नहीं लिया गया। 1 महीने से ज्यादा हो गए। माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया कि वादिनी मुकदमा आकांक्षा की मां मधु दुबे का बयान 164 कराया जाए। आज तक बयान 164 नहीं लिया गया। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर आकांक्षा दुबे की मां का बयान क्यों नहीं दर्ज कराया जा रहा। ये संदेहास्पद है। कौन लोग हैं इतने बड़े, इतने ताकतवर कि पुलिस के पूरे सिस्टम को मैनेज किए हुए हैं? मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट आई है, जैसा कि डीसीपी साहब के हवाले से यह खबर चल रही है, सारे मीडिया संस्थान में रिपोर्ट चल रही है, मुझे तो कोई प्रॉपर सूचना नहीं है और न तो किसी भी पुलिस के अधिकारी के द्वारा। मैंने डीसीपी साहब से भी बात करने का प्रयास किया, एसीपी साहब से भी बात करने का प्रयास किया, इवन
थाने से भी बात करने का प्रयास किया गया, परंतु मुझे कोई प्रॉपर जानकारी इस विषय की नहीं दी गई। लेकिन जो सीरम पाए गए हैं उनकी जांच होगी। निश्चित तौर पर जो इशारा हम लोगों का था उस इशारे की तरफ पुलिस को बढ़ना होगा, क्योंकि वो रिपोर्ट पुलिस को जारी करना पड़ेगा, न्यायालय में दाखिल करना पड़ेगा। और जिस तरह से पुलिस के लोगों ने इस मामले में गोपनीयता बरती है वह अत्यंत संदेहास्पद है। आपको बता दें कि 26 मार्च को आकांक्षा का शव वाराणसी के सारनाथ स्थित होटल सोमेंद्र के कमरा नंबर 105 में पंखे से लटका मिला था। इस घटना ने उनके चाहने वालों को झकझोर कर रख दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला खेला गया। 28 मई को होने वाला ये मुकाबला बारिश के कारण 29 मई को शिफ्ट किया गया और इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स है आईपीएल की नई विजेता टीम। अगर बात करें फाइनल मुकाबले की तो गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। टीम के लिए साई सुदर्शन के 96 रनों की पारी, रिद्धमन साहा का अर्धशतक, शुभमन गिल का एक बेहतर नॉक और साथ ही साथ टीम के अन्य खिलाड़ियों की मदद से टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंची। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो टीम को 215 रन का लक्ष्य मिला। टीम टारगेट का पीछा करने उतरी। ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे ने पारी की शुरुआत की, लेकिन इस मुकाबले में बारिश आई और इसके बाद बारिश के कारण मुकाबले को 15 ओवर का कर दिया गया और चेन्नई सुपर किंग्स को 171 रन का लक्ष्य मिला। चेन्नई के लिए पारी की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे ने एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए शिवम दुबे ने मैच को फिनिश किया। अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू जैसे खिलाड़ियों का भी योगदान रहा। रविंद्र जडेजा ने मैच को फिनिश किया और चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट से फाइनल मुकाबला जीतने के साथ आईपीएल की अपनी 5वीं ट्रॉफी को अपने नाम किया। साथ ही आपको बता दें कि आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड्स भी बने। अगर बात करें इस रिकॉर्ड की तो आईपीएल का खिताब जीतने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए हैं। एमएस धोनी आईपीएल जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। धोनी ने 2021 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके अलावा आईपीएल के फाइनल में एक अजीब रिकॉर्ड भी बना जब फाइनल जीतने वाली टीम की तरफ से एक भी अर्धशतक नहीं लगाया गया। इससे पहले गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के नाम ये रिकॉर्ड था। वहीं आईपीएल फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी की बात करें तो विदेशी ओपनिंग खिलाड़ी रहा, यानी कि डेवन कॉनवे को आईपीएल 2023 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं अगर बात करें आईपीएल फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर की तो रविंद्र जडेजा ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया और वह आईपीएल फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर बन गए हैं। वहीं आईपीएल के सीजन में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्ट्राइक रेट की बात करें तो मोहित शर्मा के नाम ये रिकॉर्ड रहा और आईपीएल 2023 के सीजन में उन्होंने बेहतर गेंदबाजी की। वहीं पहली बार किसी भारतीय प्लेयर ने 3 लगातार पर्पल कैप को जीता है। मोहम्मद शमी ने अपनी तीसरी पर्पल कैप को अपने नाम किया। आपको ये बता दें कि मोहम्मद शमी ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ आईपीएल में बेहतरीन गेंदबाजी की। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 8 सालों में आईपीएल का फाइनल जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बनी थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने इतिहास बदला और रन चेस के दौरान मुकाबला अपने नाम किया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम ने 5वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है और चेन्नई सुपर किंग्स अब आईपीएल की नई विजेता बन गई है।